नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के विज्ञान 2 का अध्याय 10 आपदा प्रबंधन। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये परीक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, वैसे भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि इस अध्याय के जो भी जरूरी पहलू हैं उन्हें अच्छे से समझें, थोड़ा दिलचस्प तरीके से। हाँ, कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द ही है आपदा। ये सुनते ही मन में क्या आता है? शायद बाढ़, भूकंप, तूफान। हाँ, बिल्कुल। और अध्याय भी यही कहता है कि ये ऐसी अचानक आने वाली खतरनाक घटनाएं हैं हमारे आसपास, मतलब पर्यावरण में होती हैं, और इनसे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। हाँ, संयुक्त राष्ट्र भी कुछ ऐसे ही कहता है कि ये एक अचानक घटना है जिससे भारी तबाही होती है। सही। और ये जानना जरूरी है कि ये कुछ प्राकृतिक हो सकती हैं, जैसे बाढ़ या सूखा, तो कुछ इंसानों की वजह से भी होती हैं। तो आज हम इन्हीं आपदाओं, इनके प्रकार क्या हैं, इनका असर क्या होता है और सबसे जरूरी इनसे निपटा कैसे जाए, मतलब आपदा प्रबंधन, इसी को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि आपदा का असर सिर्फ उसी वक्त तक नहीं रहता। अच्छा। हाँ, इसके परिणाम बहुत लंबे समय तक महसूस होते हैं। अध्याय में भी बताया गया है कि ये समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि कानूनी और प्रशासनिक पूरे ताने बाने को हिलाकर रख देती हैं। बाप रे, मतलब जिंदगी जैसे थमसी जाती है। बिल्कुल। इसलिए आपदा असल में है क्या, इसके कितने रूप हैं और इसका असर कितना गहरा हो सकता है, इसे ठीक से समझना ही प्रभावी प्रबंधन की पहली सीढ़ी है, खासकर जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो फिर सबसे पहले यही समझते हैं कि आपदाएं होती कितने तरह की हैं। अध्याय इन्हें मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बांटता है ना? हाँ, 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहली है भूभौतिकीय, मतलब जियोफिजिकल। इसमें वो आपदाएं आती हैं जिनका संबंध जमीन या वायुमंडल से है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, जमीन का खिसकना या धंसना। हाँ। और बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफान, ओले पड़ना, चक्रवात। अध्याय में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चक्रवातों का या गुजरात और लातूर के भूकंप का उदाहरण भी दिया है। हाँ, ये दिखाते हैं कि ये कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी है जैविक आपदाएं, मतलब बायोलॉजिकल। इनका संबंध पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से होता है। अच्छा, पौधों से कैसे? पौधों से जुड़ी आपदाएं जैसे जंगल की आग या फिर कोई खरपतवार बहुत तेजी से फैल जाए। अध्याय में गाजर घास का उदाहरण दिया है। हाँ, कैरेट ग्रास। और जानवरों से? जानवरों से जुड़ी आपदाएं जैसे संक्रामक बीमारियां फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया, जैसे मलेरिया, प्लेग, हेपेटाइटिस, या फिर कीड़ों का हमला, जैसे वो टिड्डी दल का हमला हुआ था। ओह हाँ, वो तो बहुत भयानक था। हाँ, या फिर जहरीले जानवरों का काटना। ये सब सीधे सेहत और जीवन पर बड़ा खतरा है। और तीसरी श्रेणी है मानव निर्मित आपदाएं, मतलब जो हम इंसानों की वजह से होती हैं। हाँ, मैन मेड। ये हमारी गतिविधियों या गलतियों का नतीजा होती हैं। अध्याय इन्हें भी कुछ हिस्सों में बांटता है। जैसे कुछ अज्ञात कारणों से, मान लीजिए कहीं जहरीली गैस लीक हो गई, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कारण जैसे युद्ध, बम धमाके, लोगों को जबरन अपना घर छोड़ना पड़ना, आतंकवाद, बलात्कार जैसी घटनाएं। और अनियोजित कार्य, मतलब लापरवाही से हुई बड़ी दुर्घटनाएं। वो चेरनोबिल परमाणु प्लांट वाला हादसा याद है? हाँ, बिल्कुल। वो इसी मानव निर्मित आपदा का एक भयानक उदाहरण है। एक तकनीकी चूक या शायद मानवीय गलती ने कितनी बड़ी तबाही मचाई थी। ये वर्गीकरण जानना वाकई जरूरी लगता है। हाँ, ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, असल जिंदगी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हर तरह की आपदा से निपटने का तरीका अलग होता है। कैसे? देखिए, भूभौतिकीय आपदाओं के लिए हमें शायद बेहतर चेतावनी सिस्टम, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम, और मजबूत बिल्डिंग बनाने पर ध्यान देना होगा। ठीक है। जबकि जैविक आपदाओं के लिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी कैसी है, हम कितनी जल्दी बीमारी को पकड़ पाते हैं, ये सब जरूरी है। और मानव निर्मित आपदाएं को अक्सर लापरवाही, नियमों को अनदेखा करने या जानबूझकर किए गए कामों का नतीजा होती हैं। इनसे बचने के लिए तो सख्त नियम, सुरक्षा के मानक और लोगों में जागरूकता फैलाना ही सबसे अहम है। और एक बात और, कई बार ना एक आपदा दूसरी को न्योता दे देती है। अच्छा, जैसे जैसे भूकंप आया
उसके बाद सुनामी आ सकती है, या बाढ़ आई, उसके बाद बीमारियां फैल सकती हैं। ये चीजें मामले को और मुश्किल बना देती हैं। बिल्कुल। और ये जटिलता शायद आपदाओं के असर में भी दिखती होगी। आपने कहा था कि इनका असर दूरगामी होता है। जरा इस पर और बात करते हैं। अध्याय के मुताबिक क्या क्या असर होते हैं? हाँ, असर बहुत व्यापक होते हैं। अध्याय में कुछ मुख्य हिस्सों में बताया गया है। जैसे पर्यावरण पर क्या असर होता है? पर्यावरण पर तो देखिए, इमारतें गिर जाती हैं, पुल टूट जाते हैं, पीने के पानी के स्रोत गंदे हो जाते हैं, और एक दुखद बात यह है कि इंसानों और जानवरों की मौत के बाद उनके शवों के सड़ने से भी प्रदूषण फैलता है। ये तो बहुत बुरा है। और प्रशासन और कामकाज पर? उस पर भी बहुत असर पड़ता है। सड़कें, रेल लाइनें बंद हो सकती हैं, फोन, इंटरनेट जैसी जरूरी चीजें ठप पड़ सकती हैं। तो मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल। और जो लोग मदद के काम में जुटे होते हैं, उन पर भी जबरदस्त दबाव और तनाव होता है। और आर्थिक असर, पैसे का नुकसान? आर्थिक असर तो बहुत बड़ा होता है। सोचिए, अचानक कितना ज्यादा पैसा राहत और दोबारा बसाने में खर्च करना पड़ता है। हाँ, तो विकास के दूसरे काम रुक जाते होंगे। बिल्कुल। उद्योग धंधे, खेती, सब पर असर पड़ता है, जिससे कमाई घट जाती है। और समाज पर, लोगों पर क्या बीतती है? अगर स्थानीय स्तर पर संभालने वाले लोग, मतलब लीडरशिप मजबूत ना हो, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और राजनीतिक असर, नेताओं और प्रशासन पर? उन पर तो तुरंत कार्रवाई करने और सब कुछ संभालने का भारी दबाव होता है। अलग अलग सरकारी विभागों में तालमेल बिठाना ही एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कभी कभी तो लगता है पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई है। और सेहत, चोटें तो लगती होंगी। हाँ, चोटें लगती हैं, लेकिन उसके अलावा भावनात्मक और मानसिक तनाव भी बहुत होता है। और जैसा मैंने कहा, पानी गंदा होने और साफ सफाई बिगड़ने से महामारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये सारे असर को एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। अध्याय में एक चार्ट भी है जो यही दिखाता है। जैसे आर्थिक चोट लगेगी तो समाज को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगेगा। सही बात है। अगर प्रशासन सही समय पर काम न कर पाए या तालमेल न बिठा पाए, तो जरूरतमंदों तक डॉक्टरी मदद पहुंचने में देर हो सकती है। अर्थव्यवस्था पर असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि दोबारा सब कुछ खड़ा करने में बहुत संसाधन लगते हैं और अक्सर दूसरे जरूरी विकास के काम रुक जाते हैं। और जैसा कहा गया, स्थानीय प्रशासन पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दबाव आता है। ये सारी बातें दिखाती हैं कि आपदा प्रबंधन कितना जटिल काम है। तो फिर इन जटिल प्रभावों से निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है? इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, डिजास्टर मैनेजमेंट। अध्याय बताता है कि आम लोगों के नजरिए से देखें तो इसके कुछ खास चरण या पहलू हैं। परीक्षा के लिए 3 चरण याद रखना बहुत जरूरी लगता है। हाँ, ये 3 चरण महत्वपूर्ण है। पहला है आपातकालीन चरण, मतलब इमरजेंसी फेज। इसे सबसे अहम माना जाता है। हाँ, क्योंकि इसका पहला मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा जानें बचाना। इसमें तुरंत किए जाने वाले काम शामिल हैं। जैसे लोगों को खोजना और बचाना, डॉक्टरी मदद पहुंचाना, फर्स्ट एड देना, टूटी हुई संचार लाइनों को ठीक करना और लोगों को खतरे वाली जगह से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाना। और इसी दौरान ये अंदाजा लगाया जाता है कि नुकसान कितना हुआ है। हाँ, आपदा कितनी बड़ी है, कितना नुकसान हुआ है, इसका अनुमान इसी चरण में लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा चरण? दूसरा है संक्रमणकालीन चरण, ट्रांजिशनल फेज या रिहैबिलिटेशन। जब आपदा का सीधा खतरा थोड़ा कम हो जाता है, तब ये शुरू होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य जोर लोगों के पुनर्वास पर होता है, मतलब उन्हें फिर से बसाने पर। जैसे गिरे हुए घरों का मलबा हटाना, पानी की सप्लाई दोबारा शुरू करना, सड़कों की मरम्मत करना, ताकि जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ सके। और लोगों की मदद? हाँ, लोगों को रहने के लिए अस्थायी जगह, खाना पानी और सबसे जरूरी हौसला देना। मानसिक संबल बहुत जरूरी होता है इस वक्त। और तीसरा चरण है पुनर्निर्माण चरण, रिकंस्ट्रक्शन फेज। ये लंबा चलता होगा? हाँ, ये एक बहुत मुश्किल और लंबा चलने वाला चरण है। इसमें टूटी हुई इमारतों, सड़कों, पुलों और दूसरी सुविधाओं को स्थायी तौर पर दोबारा बनाया जाता है। मतलब सब कुछ फिर से बनाना? हाँ, खेती बाड़ी और दूसरे काम धंधे फिर से शुरू करने में मदद की जाती है। इसमें बहुत वक्त और पैसा लगता है। अध्याय में पुणे जिले के मालिन गांव का जिक्र है, जहां 2014 में भूस्खलन के बाद स्कूल को दोबारा बनाया गया। वो इसी चरण का एक उदाहरण है। ये चरण साफ दिखाते हैं कि आपदा प्रबंधन सिर्फ फौरी राहत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें लोगों को फिर से बसाना और सब कुछ दोबारा बनाना शामिल है। पुनर्वास में सिर्फ रहने खाने का इंतजाम नहीं,
बल्कि लोगों को रोजी रोटी कमाने के साधन देना और उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और पुनर्निर्माण में सिर्फ पुरानी चीजें बना देना काफी नहीं है। नहीं, कोशिश ये होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए हम पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा लचीली मतलब रिजिलियंट चीजें बनाएं। लचीलापन मतलब रेजिलियंस। हाँ, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ दोबारा खड़े होना नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती से खड़े होना। और अध्याय में इस बात का भी जिक्र है कि हाल के सालों में खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदाएं ज्यादा और ज्यादा गंभीर हुई हैं। इसकी कोई वजह? माना जाता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं इंसान का प्रकृति के साथ बढ़ता खिलवाड़ भी एक वजह है, जैसे लालच और विकास की अंधी दौड़। ये सोचने वाली बात है। तो फिर आपदा प्रबंधन को अगर ठीक से परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे? अध्याय कहता है कि ये वैज्ञानिक तरीके से सावधानी से चीजों को देखकर और उनका विश्लेषण करके आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित करना है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें योजना बनाना, रोकथाम के उपाय करना, क्षमता बढ़ाना, लोगों को फिर से बसाना और चीजों को दोबारा बनाना, ये सब शामिल है। और इसके मुख्य मकसद क्या है? अध्याय में दिए गए हैं? हाँ, साफ तौर पर दिए गए हैं। पहला तो ये कि आपदा के समय इंसानी जान का नुकसान कम से कम हो और फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। ठीक है। दूसरा, जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी, दवाएं वगैरह लोगों तक पहुंचाना और आपदा का असर कम करना। तीसरा, प्रभावित इलाके में जिंदगी को वापस सामान्य बनाने के लिए तेजी से काम करना। और चौथा, जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उन्हें सावधानी से फिर से बसाना। और पांचवां, भविष्य के लिए सुरक्षा के उपाय करना और तैयारी रखना ताकि नुकसान कम हो। और इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये जानना भी अहम है कि भारत में इसके लिए एक कानून भी है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अच्छा, ये कानून भी है? हाँ। और आपदा प्रबंधन का एक और जरूरी पहलू है आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। चक्र मतलब साइकिल, ये क्या है? इसका जिक्र अध्याय में है। ये दिखाता है कि आपदा प्रबंधन कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ आपदा आने पर शुरू होती है। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके मुख्य हिस्से हैं तैयारी, प्रेपरेशन मतलब पहले से प्लान बनाना। हाँ। फिर निवारण, मिटिगेशन मतलब नुकसान कम करने के उपाय। फिर तत्परता यानी तुरंत मदद के लिए तैयार रहना। ठीक है। और फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स यानी आपदा आते ही तुरंत कार्रवाई। उसके बाद पुनरुत्थान, रीसर्जेंस मतलब आपदा के बाद देश और समाज की भलाई और पुनर्वास के लिए काम करना। और आखिर में बहाली, रिस्टोरेशन यानी चीजों को वापस सामान्य स्थिति में लाना। तो ये चक्र चलता रहता है? हाँ, ये चक्र इस बात पर जोर देता है कि आपदा से पहले तैयारी, निवारण, तत्परता, आपदा के दौरान प्रतिक्रिया और आपदा के बाद पुनरुत्थान, बहाली हर समय काम करते रहने की जरूरत होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है? क्या कोई ढांचा है? हाँ, अध्याय में एक साफ ढांचा दिखाया गया है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव तक फैला हुआ है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और राज्यों में? राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके प्रमुख उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और जिला स्तर पर? जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके प्रमुख होते हैं जिला कलेक्टर मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उससे नीचे? उससे नीचे तालुका स्तर पर तालुका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके प्रमुख तहसीलवार होते हैं। और फिर गांव के स्तर पर ग्राम स्तरीय समिति, जिसके प्रमुख सरपंच होते हैं। तो जिला कलेक्टर की भूमिका काफी अहम लगती है इसमें। हाँ, अध्याय खास तौर पर जिला स्तर पर कलेक्टर की भूमिका पर जोर देता है। जिले में आपदा प्रबंधन की योजना बनाना, अलग अलग विभागों में तालमेल बिठाना, योजनाओं को लागू करवाना और पुनर्वास के कामों की निगरानी करना, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। और वो दूसरों से तालमेल कैसे बिठाते हैं? हाँ, कलेक्टर वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वो न सिर्फ सरकारी विभागों जैसे सेना, वायुसेना, नौसेना, दूरसंचार, अर्धसैनिक बलों के साथ तालमेल बिठाते हैं, बल्कि स्वैच्छिक संगठनों मतलब एनजीओज और आम लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं ताकि राहत का काम असरदार तरीके से हो सके।
तो ये पूरी संरचना ऊपर से नीचे तक काम करती है। हाँ, ये सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर बनी नीतियां और योजनाएं जमीनी स्तर तक सही ढंग से लागू हों। जिला प्रशासन ही असल में कार्रवाई का केंद्र होता है। और कोई खास एजेंसी भी है इसके लिए? हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, ये इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाई गई है। NDRF, इनके बारे में सुना है। हाँ, अध्याय बताता है कि पूरे देश में इसकी 12 डिवीजन काम कर रही हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। NDRF की टीमें खास तौर पर प्रशिक्षित होती हैं और चक्रवात, भूस्खलन, इमारत गिरने जैसी मुश्किल स्थितियों में लोगों को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। ये तो बहुत जरूरी काम है। अच्छा, आपदा के समय फौरन मदद मिल जाए, ये बहुत जरूरी होता है। और यहीं पर शायद प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड का महत्व आता है। बिल्कुल, फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। हर किसी के पास, खासकर घरों में, स्कूलों में एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। हाँ, अध्याय में बताया गया है कि इस किट में क्या क्या जरूरी सामान होना चाहिए। ये परीक्षा में आ सकता है। क्या क्या होता है इसमें? हाँ, लिस्ट दी हुई है। इसमें अलग अलग साइज की बैंडेज पट्टियां, घाव पर लगाने वाली जाली मतलब वुंड गॉज, टिकोनी और गोल पट्टियां, रुई, वो भी मेडिकेटेड कॉटन, हैंड ग्लव्स भी हाँ जरूरी है। हाँ, साफ और सूखे कपड़े के टुकड़े, साबुन, एंटीसेप्टिक जैसे डेटॉल या सैवलॉन, सेफ्टी पिन, छोटा ब्लेड, छोटी पिन, सुई, बैंडेड, कैंची, थर्मोमीटर, टॉर्च और पेट्रोलियम जेली। काफी सामान है। और वो कुछ निशान भी होते हैं ना खतरनाक चीजों के? हाँ, अध्याय में उनका भी जिक्र है। हमें कुछ खतरनाक चीजों के निशानों को भी पहचानना आना चाहिए, जैसे ज्वलनशील तरल, ज्वलनशील गैस या विस्फोटक पदार्थ के प्रतीक चिन्ह। इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। ये प्राथमिक उपचार तो सच में जान बचा सकता है। हाँ, सचमुच जान बचाने वाला साबित हो सकता है, खासकर उन शुरुआती पलों में जब तक कि पेशेवर डॉक्टरी मदद न पहुंच जाए। खून रोकना या CPR देना अगर ट्रेनिंग मिली हो, जले हुए हिस्से का ध्यान रखना, ये बुनियादी फर्स्ट एड की जानकारी बहुत जरूरी है। और उन चेतावनी के निशानों को पहचानना भी। हाँ, ये हर किसी के लिए जरूरी है। इससे न सिर्फ दूसरों की मदद की जा सकती है, बल्कि अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। और अंत में एक और महत्वपूर्ण चीज है, मॉक ड्रिल। हाँ, मॉक ड्रिल। अध्याय इसे किसी भी तरह की आपदा की स्थिति का एक नकली अभ्यास मतलब वर्चुअल सिमुलेशन बताता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है ये जानना कि हम आपदा आने पर कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया दे पाते हैं। हमारी तैयारियां कैसी हैं? इसके कुछ खास उद्देश्य होते हैं, अध्याय में दिए हैं। हाँ, दिए हैं। पहला तो ये कि आपदा आने पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं उसका मूल्यांकन करना। दूसरा, आपदा नियंत्रण में लगे अलग अलग विभागों के बीच तालमेल सुधारना। ठीक है। तीसरा, अपनी क्षमताएं पहचानना कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। चौथा, आपदा के समय तुरंत एक्शन लेने की क्षमता को बेहतर बनाना। और पांचवा, आपदा प्रबंधन के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं वो कितनी कामयाब हैं ये जांचना। और छठा, आपदा के दौरान क्या गलतियां हो सकती हैं या क्या खतरे हो सकते हैं उन्हें पहचानना। स्कूलों में आग लगने की स्थिति के लिए मॉक ड्रिल होती है, वो इसका उदाहरण है। हाँ, वो एक आम उदाहरण है। उसमें दिखाते हैं कि आग कैसे बुझाई जाए, ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को कैसे बचाया जाए, धुएं में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए। तो मॉक ड्रिल का असली महत्व क्या है? मॉक ड्रिल का असली महत्व ये है कि ये कागज पर बनी योजनाओं को जमीन पर परखने का मौका देती है। अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट जैसा? हाँ, बिल्कुल। इससे पता चलता है कि योजनाएं कितनी व्यवहारिक हैं, अलग अलग टीमों और विभागों में तालमेल कैसा है, बातचीत के साधन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और कहाँ सुधार की जरूरत है। तो ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है? नहीं, ये न सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती है और उनकी तैयारी पक्की करती है, बल्कि आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ाती है, जैसे स्कूल के बच्चों या ऑफिस में काम करने वालों में। अभ्यास से ही तो पता चलता है कि असली मुसीबत आने पर हमारी योजनाएं कितनी कारगर होंगी। तो आज हमने महाराष्ट्र SSC बोर्ड के विज्ञान 2 के अध्याय 10 आपदा प्रबंधन के कई जरूरी पहलुओं पर एक अच्छी खासी नजर डाली। हाँ, हमने समझा कि आपदा क्या है, इसके भूभौतिकीय, जैविक और मानव निर्मित प्रकार कौन से हैं। हमने इसके पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासन पर पड़ने वाले गहरे असर को भी जाना, और इससे निपटने के वो 3 महत्वपूर्ण चरण आपातकालीन, संक्रमणकालीन और पुनर्निर्माण क्या हैं, ये भी देखा।
हमने आपदा प्रबंधन की परिभाषा, उसके उद्देश्य और उस लगातार चलने वाले आपदा प्रबंधन चक्र को भी समझा। साथ ही प्रारंभ में राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव स्तर तक आपदा प्रबंधन के लिए बने ढांचे, जिला कलेक्टर की अहम भूमिका और एनडीआरएफ जैसी विशेष टीमों के महत्व पर भी बात की। और हाँ, प्राथमिक उपचार किट में क्या होना चाहिए और मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है, ये बातें भी परीक्षा के नजरिए से काफी काम की हैं। ये सारी बातें न सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए बल्कि खास तौर पर एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। हमने आपदाओं के प्रकार, उनके प्रभाव और उनसे निपटने के तरीकों को विस्तार से समझा। मुमकिन ना हो, लेकिन हाँ, उनका असर कम किया जा सकता है। और मानव निर्मित आपदाओं से तो बचा भी जा सकता है। हाँ, उनसे तो काफी हद तक बचा जा सकता है, पर आपदा प्रबंधन सिर्फ सरकार या विशेष एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, शहर बढ़ रहे हैं और नई तरह के आपदाओं का खतरा सामने आ रहा है, उसे देखते हुए हम व्यक्तिगत स्तर पर और एक समुदाय के तौर पर अपनी तैयारी, अपनी जागरूकता और सबसे जरूरी आपदा के बाद फिर से उठ खड़े होने की अपनी क्षमता, यानी अपने लचीलेपन, अपनी रेजिलियंस को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।